नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम खबर में दम है में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। जयपुर में रहने वाला कोई भी शख्स 15 साल पहले 13 मई 2008 को हुए उस धमाके को भूल नहीं पाएगा। अभी तक नहीं भूला होगा जिसने पूरे प्रदेश को दहला कर रख दिया था, लेकिन अब उसके गुनहगार बरी हो गए हैं। सवाल उठता है कि क्या वाकई इंसाफ मिल पाएगा? बात अस्पताल में कराहते मरीजों की भी करेंगे। आरटीएच उन्हें हक तो देगा, लेकिन इलाज कौन करेगा? बात राजनीति की भी होगी। पहले शुरू करते हैं खबर में दम है। साल बीते इंतजार रहा जयपुर को जख्म देने वालों को सजा मिलने का, लेकिन 13 मई 2008 को हुए जयपुर बम धमाके के गुनहगारों को बरी करते हुए हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की, उसने हमारी जांच व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जांच व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। क्या 71 लोगों की धमाकों में मौत का गुनहगार कोई नहीं है? सबसे बड़ी घटना पर सबसे बड़ी लापरवाही। ये तो गलत ही हो रहा है। ऐसे यदि जजमेंट आएंगे तो फिर कैसे क्या होगा? अब वो सबूतों के अभाव सबूतों को मिटाया किसने? 13 मई 2008 की वो काली तारीख। कोर्ट ने बहुत सख्त नाराजगी जाहिर करी है एटीएस अफसरान के खिलाफ और उनकी एंटायर थ्योरी को मिसमैनेजमेंट और गलत माना है। एएजी पर गिरी गाज, क्या मिलेगा इंसाफ? तुमने कल रात को फैसला कर लिया भाई, कब उसको अपील तो कर ही रहे हैं। अपील करने का फैसला मैं पहले ही कर लिया था, और कल तुमने डबल एजी ने जो लापरवाही बरती है उसको हमने हटा भी दिया है। ये वो मंजर था जिसके आज भी कई गवाह हैं। इन गवाहों ने मंदिरों में, बाजारों में अफरा तफरी का माहौल देखा था। इंसान के टुकड़े टुकड़े होते, इंसान के चीथड़े उड़ते हुए देखा था। लेकिन आज जब चारों आरोपियों को बरी कर दिया गया तो बड़ा झटका लगा इन तमाम लोगों को, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब न्याय होगा और इन आतंकियों को होगी फांसी की सजा। इसको मार दो, जो रख के गए ना बम, इसको फांसी दो। जयपुर बम ब्लास्ट केस की जांच करने के लिए राजस्थान के बड़े अफसरों को जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन उनकी गलतियों के चलते ही आरोपी कोर्ट से बरी हो गए। पुलिस के पास कई ऐसे अहम सबूत थे जिन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका या लापरवाही बरती गई। अगर वो सबूत कोर्ट में पेश होते तो शायद केस और दमदार होता और दोषी साबित हो चुके अपराधी बरी ना हो पाते। ये एक बहुत बड़ा गंभीर इशू है। हम सबको याद है जब ब्लास्ट हुए थे, इतने लोगों की जान गई और फिर आरोपियों को पकड़ा गया। इतने साल तक केस चला, लोअर कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई थी। तो फिर ये तो गृह मंत्रालय को या लॉ डिपार्टमेंट को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी मौत की सजा सुनाने के बाद भी ये बहुत ही गंभीर इशू है। मैं समझता हूँ इसमें तो जिम्मेदार लोगों पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ। सवाल उठा तो बड़ा फैसला भी हुआ। आपको बताते हैं कि 13 मई 2018 की शाम कैसे जयपुर के लिए भयावह साबित हुई। राजधानी जयपुर के परकोट में चांदपोल हनुमान मंदिर से लेकर सांगनेरी गेट हनुमान मंदिर तक, छोटी चौपड़ से लेकर बड़ी चौपड़ के खंदे तक, त्रिपोली बाजार से लेकर जौहरी बाजार तक 6 जगहों पर पार्किंग में खड़ी साइकिलों पर जब एक के बाद एक धमाके हुए तो पूरा देश सन्न रह गया। पहला ब्लास्ट शाम 7:20 हवा महल के सामने, 1 की मौत। दूसरा ब्लास्ट शाम 7:25 पर बड़ी चौपड़, 6 लोगों की मौत। तीसरा ब्लास्ट शाम 7:30 पर छोटी चौपड़, 7 लोगों की मौत। चौथा ब्लास्ट शाम 7:30 पर त्रिपोलिया बाजार, 5 की मौत। पांचवा ब्लास्ट शाम 7:30 पर हनुमान मंदिर के बाहर, 25 लोगों की मौत। छठा ब्लास्ट शाम 7:30 पर जौहरी बाजार, 9 लोगों की मौत। सातवां ब्लास्ट शाम 7:35 पर छोटी चौपड़, 2 लोगों की मौत। आठवां ब्लास्ट
शाम 7:36 पर सांगनेरी हनुमान मंदिर गेट 17 लोगों की मौत। पुलिस ने 9वां बम डिफ्यूज किया था। कहा जाता है कि यह बम सबसे ज्यादा खतरनाक था। पुलिस ने समय रहते इसे डिफ्यूज कर दिया, नहीं तो जयपुर हादसे का मंजर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। जयपुर में ब्लास्ट के बाद एएसपी महेंद्र चौधरी को केस का आईओ बनाया गया। करीब 10 साल चले अनुसंधान के बाद कोर्ट में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। पुलिस को बम ब्लास्ट करने वाले 10 आरोपियों से जुड़ी 3 कड़ियां जोड़नी थी। पहला, दिल्ली से जयपुर आने जाने के बस और ट्रेन के सफर। दूसरी, साइकिल खरीदने और बम प्लांट करना। तीसरा, बम लगाने के सबूत जुटाने थे। जिस आधार पर पुलिस की जांच चली उसके मुताबिक 11 मई को आतंकी दिल्ली से जयपुर रेकी करने के लिए आए। 12 मई को दिल्ली में बम तैयार किया गया। 13 मई को बस से जयपुर आकर बम प्लांट की तैयारी की गई। पुलिस के पास इन कड़ियों को जोड़ने के लिए सबूत जुटाने थे। जांच कर रही एटीएस ने इन कड़ियों को जोड़ने का दावा किया। आरोप पत्र के रूप में मामला कोर्ट में पहुंचा और इसी आधार पर 20 दिसंबर 2019 को स्पेशल टीम ने 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान, सखर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया था। निचली अदालत में सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा था विस्फोट के पीछे जिहादी मानसिकता थी। इसके बाद सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। 48 दिनों से चल रही सुनवाई पूरी होने पर हाईकोर्ट ने एटीएस की पूरी थ्योरी को गलत बताते हुए आरोपियों को बरी कर दिया। मामला संगीन है और बात जयपुर से जुड़ा है तो इस पर राजनीति होनी भी लाजमी थी। जांच का जो पक्ष है वो शंका पैदा करता है। ऐसे में इस तरीके के संगीन मामले में सरकार की न्यायिक पैरवी की लापरवाही ये संदेह पैदा करती है। मुझे लगता है कि ये भी राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। आपको बता दें कि 13 मई 2018 को जयपुर के भीड़ भाड़ वाले बाजार में विस्फोट के बाद 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 5 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे और राजस्थान के साथ ही पूरा देश आतंक के खौफनाक दौर में जीने को विवश हो गया था। लेकिन जयपुर से शुरू हुए आतंक के इस हिला देने वाले मंजर के बाद भी जांच की नाकामी सवाल खड़े करने वाली है। न्याय और कानून के अपने नियम कायदे होते हैं, लेकिन बम ब्लास्ट मामले की जांच करने वाले अधिकारियों ने क्या इन नियम कायदों का ध्यान नहीं रखा? हाईकोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी एटीएस को लेकर के तो यही सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार एटीएस के अधिकारियों ने जांच में लापरवाही क्यों बरती, और अगर लापरवाही जान करके बरती गई है तो इन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जयपुर बम ब्लास्ट के वो 71 जो लोग आज इस दुनिया में नहीं है, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने परिवार के उस सदस्य को खोया जिससे वो उम्मीद लगा के बैठा था कि वो मंदिर दर्शन से वापस घर आएगा, बाजार से वापस मुझसे मिलने आएगा, लेकिन वो नहीं आ पाया। अब ऐसे में सरकार के और सिस्टम से लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार इन आतंकियों को फांसी की सजा कब मिलेगी और क्या ये न्याय लोगों को समय पर मिल भी पाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। 71 मौतें, 185 घायल, 13 आरोपी, 4 को मिली फांसी, लेकिन अब सभी 4 आरोपी जो दोषी थे वो सब बरी हो चुके हैं। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि जयपुर धमाके पर जांच के बाद इंसाफ की कहानी है। आरोप है कि एटीएस ने जांच सही नहीं की, लेकिन इसका खामियाजा पीड़ित परिवार क्यों भुगते? जयपुर के गुनहगारों को सजा कब? मैं तो जन्म पर ही रहूंगी, मेरा तो 77 बेटों। क्या 71 लोगों की मौत का जिम्मेदार कोई नहीं? जो हमारे साथ होता तो बहुत बड़ा होता। दिन रात मेरे मम्मी पापा रोते, हमारा पूरा परिवार रोता है।
एटीएस की जांच में खोट, कैसे बचे आरोपी? कोर्ट ने एटीएस की एंटायर थ्योरी को गलत माना और इसी वजह से इनको बरी किया। आरोपियों का यही कहना था कि हम बेगुनाह हैं, हमें झूठा फंसाया गया है, हमारा इस केस से कोई संबंध नहीं है। 13 मई 2008 को जयपुर को दहलाने वाले और 71 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार क्या कोई नहीं है? 4 साल पहले विशेष अदालत के फैसले में फांसी की सजा पाने वाले चारों गुनहगारों को जब हाईकोर्ट ने जांच की नाकामी का हवाला देकर बरी कर दिया, तो हर तरफ से एक सवाल उठ रहा है कि आखिरकार 15 साल पहले जयपुर को बम धमाकों में छलनी करने वाले आतंकी कौन है, वे कहां से आए थे और कहां चले गए? जांच एजेंसियों की नाकामी की सजा आखिरकार पीड़ित परिवार क्यों भुगते? दुख तो होता है, बहुत दुख होता है। मैं रहने कहती रात की थी 13 मई 2008। ये तारीख न सिर्फ जयपुर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए उस खौफनाक दौर की याद को ताजा करने वाला था जब एक साथ हुए 8 धमाकों से जयपुर थर्रा गया था और इसकी गूंज राजधानी दिल्ली तक सुनाई दी थी, क्योंकि धमाके के बाद पुलिस की प्राथमिक जांच में ये तय हो गया था कि इंडियन मुजाहिदीन से ताल्लुक रखने वाले आतंकियों ने दिल्ली से लाकर बम धमाका किया था। एक बहन अपने भाई को कैसे महसूस कर सकती है? अगर उनको फांसी की सजा होती है कैसा महसूस करोगे बेटा? बहुत खुशी मिलेगी, दिल को बहुत सुकून मिलेगा, मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी, उन सभी लोगों को शांति मिलेगी जो उस दिन लास्ट में थे। 29 मार्च 2023। लेकिन जब करीब 15 साल बाद जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में बुधवार को हाईकोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को बरी किया, तो न सिर्फ पीड़ित बल्कि पूरा प्रदेश सन्न रह गया। हालांकि हाईकोर्ट की जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की बेंच ने साफ कर दिया कि जांच अधिकारियों की गलती के कारण ही इस विभत्स घटना के आरोपियों को बरी किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा भी एटीएस के अधिकारियों ने जांच में कई कमी रखी, वो अपनी कहानी को कोर्ट के सामने सही तरीके और सबूतों के साथ पेश नहीं कर सके। हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट के आदेश के उस आदेश को पलट दिया जिसमें अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। विशेष कोर्ट ने जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम ब्लास्ट के 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। एटीएस ने ईमेल वाली थ्योरी के पक्ष में सबूत नहीं जुटाए। दरअसल आतंकियों की तरफ से ईमेल के जरिए धमाके की जिम्मेदारी ली गई थी, लेकिन कोर्ट में सबूत के तौर पर उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। आतंकियों के डिलक्स बस से दिल्ली से जयपुर आने की थ्योरी सबूत नहीं मिले। एटीएस ने जिनके टिकट पेश किए उनमें से किसी के नाम आतंकियों से नहीं मिले। किशन पोल में साइकिल खरीदने वालों के नाम का भी मिलान नहीं हो पाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो बिल बुकें पेश की गई हैं, जो बिल्स पेश किए गए हैं साइकिल खरीदने के, उनपे जो फ्रेम नंबर है वो फ्रेम नंबर जो साइकिल सीज की गई है उससे मैच नहीं करते हैं, तो वो थ्योरी भी गलत मानी है। वहीं धमाके के लिए बम को लगाकर शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली लौटने वाले 4 नाम अलग अलग मिले। कोर्ट के सामने पेश की गई साइकिल की रसीदों के फ्रेम नंबर भी मेल नहीं खा पाए। कोर्ट के सामने बिल पेश किए गए वो जबरन साइकिल व्यापारियों से बनवाए गए। अगर साइकिल के बिल सही पेश हो जाते तो कहानी जुड़ती, लेकिन बिल पेश होने से साबित होता है कि जांच अधिकारी ने खानापूर्ति की है। कोर्ट ने शिनाख्तगी परेड को गैर कानूनी कहा क्योंकि मजिस्ट्रेट और आईजी एक ही समय में शिनाख्तगी परेड के दौरान जेल में मौजूद थे। कोर्ट ने केस की जांच में ढिलाई के लिए पूरी गलती एटीएस अफसरों की बताई है। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक को ऐसे अफसरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि इस मामले में एजेंसी फेल रही है। आपको बता दें कि 13 मई 2008 को शाम के वक्त एक के बाद एक कई धमाकों से जयपुर हिल गया था। दिल्ली से बम लाकर जयपुर में एक के बाद एक 8 धमाके हुए थे। साइकिल पर बैग में बम रखकर धमाका हुआ था। हवा महल के पास सबसे पहला और 8वां धमाका सांगनेरी गेट हनुमान मंदिर के पास हुआ था। इंडियन मुजाहिदीन के 12 आतंकी इस धमाके में शामिल थे। आतंकियों ने किशन पोल से 9 साइकिलें खरीदी थीं और इसी में बम लगाए। आतंकी बम लगाने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस से वापस दिल्ली भाग गए।
14 मई को इंडियन मुजाहिदीन ने ईमेल के जरिए धमाके की जिम्मेदारी ली। जांच में ईमेल यूपी के साहिबाबाद के एक साइबर कैफे से किया गया था। पुलिस ने इस मामले में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया था। 3 आरोपी अब तक फरार हैं, जबकि 3 हैदराबाद और दिल्ली के जेल में बंद हैं। बाकी बचे 2 गुनहगार दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। 4 आरोपी जयपुर में जेल में बंद थे, जिन्हें निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। 2019 में जिला कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के बाद एटीएस और एसओजी का गठन किया गया, जिससे कि पूरी टीम स्वतंत्र होकर इसी केस की जांच कर सके। राजस्थान में पहली बड़ी आतंकी घटना के बाद आतंकवादी निरोधक दस्ते यानी एटीएस का गठन किया गया, जिसमें बम ब्लास्ट की जांच करने और आतंकियों की धरपकड़ के लिए राजस्थान के तेज तर्रार ऑफिसर की नियुक्ति की गई। लेकिन तकरीबन 10 साल की जांच के बाद और हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब एटीएस की जांच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब बात आरटीएच की, जिस पर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज बेबस, लाचार और मजबूर हैं। इलाज के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। इस रिपोर्ट में देखते हैं। 2 सप्ताह बीते और कितना संग्राम। जिंदगी का सवाल, कैसे बनेगी बात। आर पार की लड़ाई जान पर आई। डॉक्टर साहब का पता नहीं, अभी आएंगे नहीं आएंगे हमें मालूम। तकलीफ ये है कि दवाई लेनी है, दिखाना है डॉक्टर को, साहब को। अभी आए नहीं, कोई नहीं आए। लाइन में लग रहे हैं, सुबह से भूखे हैं, सुबह से आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं डॉक्टरों का, कब तक आएंगे कब तक आएंगे। कोई पता ही नहीं है कब तक आएंगे, क्या बोलेंगे क्या कहेंगे। क्या ये हड़ताल ला इलाज है? हम रोड पे आके लाठियां खा चुके हैं, अब हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। ये मद में ना रहें, भरम में ना रहें, अच्छा होगा जनता के लिए। इसको जितना जल्दी हो सके खत्म करें। जिन्हें मरीजों का इलाज करना चाहिए वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मरीज अस्पताल के बाहर अपनी बीमारी के इलाज के लिए इंतजार कर रहा है। ये हाल सिर्फ राजधानी जयपुर का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का है, क्योंकि राइट टू हेल्थ बिल को लेकर छिड़े घमासान में ना तो डॉक्टर्स अपना प्रदर्शन छोड़ने को तैयार है और ना ही सरकार अपने कदम वापस लेने के लिए तैयार। वो रेट का मामला इसलिए सब डॉक्टरों ने या सब अस्पताल ने, किसी ने स्वीकार किया है वो पैकेज, किसी ने नहीं किया है। वो हम बढ़ा देंगे मान लो, वो तो चिरंजीवी योजना के अंतर्गत इलाज करने का पैकेज का मामला है, उससे राइट टू हेल्थ का कोई संबंध नहीं है। बीते करीब 15 दिनों से चल रही डॉक्टर्स की हड़ताल से प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। वार्ताओं का दौर लगातार जारी है, लेकिन हल कोई नहीं निकल रहा। शुक्रवार को भी डॉक्टर्स ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से वार्ता की, तो वहीं इससे पहले सोमवार को राजधानी में डॉक्टर्स का हुजूम उमड़ा था। महारैली में प्रदेश भर के डॉक्टर्स शामिल हुए, तो बुधवार को जयपुर में डॉक्टर्स ने ठेला रैली निकाली। आलू के साथ हम शैम्पू फ्री दे रहे हैं। हम लोग डॉक्टर्स हैं और जिस तरह से आरटीएच बिल आया है उससे हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है। हम नहीं चाहते हैं कि जनता परेशान हो और हम भी परेशान नहीं हो। सारे चिकित्सक समुदाय को यही करना पड़ेगा, यही एक रास्ता नजर आ रहा है। ये मेडिकल प्रोफेशन हम लोगों ने बंद कर दिया है और ये ठेला लगाना स्टार्ट कर दिया है सर। ये आरटीएच के विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं सर। किसी डॉक्टर ने आलू प्याज बेचे तो किसी ने जूस निकाला, लेकिन मरीजों की याद किसी को नहीं आई। अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी नजर आईं और मरीज इलाज के लिए तड़पते नजर आए। टोंक के सरकारी अस्पताल के ओपीडी में ताले लटके नजर आए। इलाज न मिलने की लाचारी और बेबसी देखिए कि लोगों को इलाज के लिए अब दूसरे प्रदेशों का रुख करना पड़ रहा है। दवा दिखाने नहीं मिले डॉक्टर, नहीं मिले डॉक्टर। कितना टाइम हो गया हैं? हम कल से डले हैं यहाँ पर। वो बैठा थे ना, दवाई तो ले है। अच्छा, ना कम परेशानी
दवा लेने के लिए आए। डॉक्टर्स मिले हैं कि नहीं मिले, हड़ताल पे, छुट्टी पे। इस हफ्ते ये हड़ताल जानलेवा भी साबित हुई। जालोर में एक 3 साल की मासूम की इलाज के अभाव में मौत हो गई। पिता के सामने उसके कलेजे के टुकड़े ने दम तोड़ दिया। मैं 7:15 पे MCS हॉस्पिटल जालोर बच्चे को लेके गया। बच्चा काफी गंभीर था, तो मैंने इमरजेंसी डॉक्टर को बुलाया। इन्होंने 15 मिनट दरवाजा लेट खोला। इसके बाद बच्चे का आधे घंटे के बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ और ठीक 10:45 पे मैन डॉक्टर मुकेश चौधरी आए और उन्होंने बच्चे को डायरेक्ट रेफर कर दिया कि बच्चे को लेके जाओ, और उन्होंने ऑक्सीजन भी हटा दिया। मैंने बोला कि ऑक्सीजन आप बच्चे के साथ एम्बुलेंस तक पहुंचाइए। इन्होंने ऑक्सीजन के लिए भी मना कर दिया कि हमारे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। फिर बच्चा उस तीसरी मंजिल से जैसे ही मैं मेरी गोद में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। इधर गुरुवार को झुंझुनू के घरनू गांव में एक युवक की हड़ताल के चलते मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने सही समय पर इलाज न मिलना मौत का कारण बताया। हम वेंटिलेटर के लिए चढ़ाव पहुँचे। चढ़ाव पहले हम DCM में गए, उसके बाद में KDM में गए। वहाँ पर ताला लगे हुए थे, कोई डॉक्टर हमारे को उपलब्ध नहीं मिला हड़ताल की वजह से। उसके बाद में हमने सरकारी हॉस्पिटल गए। एक नर्स ने डॉक्टर को इमरजेंसी फ़ोन करके बुलाया। उस समय डॉक्टर आते बोले वेंटिलेटर तो है नहीं यहाँ पर चढ़ाव में, और उसने तुरंत बाद उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं हड़ताल पर एक बार फिर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि बिल कभी भी वापस नहीं होने वाला है। बिल वापस नहीं होगा, राजस्थान में लागू होगा। पूरे देश में राजस्थान का नंबर 1 है। अभी कहा मुख्यमंत्री जी ने, नंबर 1 स्टेट हिंदुस्तान में राजस्थान है, जिन्होंने राइट टू जनता को स्वास्थ्य का अधिकार दिया है। 25 लाख का फ्री इलाज दिया है। इस चीज़ को राजस्थान के राजस्थानियों को गौरव होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा काम किया। केंद्र कोरोना को लेकर एक बार फिर सबको अलर्ट कर रही है, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं कि कई जगहों पर डॉक्टर्स काम पर लौटे हैं, लेकिन अभी भी प्राइवेट डॉक्टर्स का पूरा ध्यान हड़ताल पर है। सोचिए, जिस प्रदेश में आधे सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा हो और सभी निजी अस्पताल इलाज न करें, उस प्रदेश में मरीजों का क्या हाल होगा। दरअसल मरीजों को इलाज का अधिकार देने वाला देश के पहले राज्य बनने का दर्जा राजस्थान को मिल पाएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल तो RTH मरीजों को दर्द देने वाला ही साबित हो रहा है। मुश्किल ये भी कि दोनों पक्ष मरीजों की हित की बात तो कर रहे हैं, लेकिन समझौते के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि हम बात के लिए हमेशा तैयार हैं, तो डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि हम बात करें तो किससे। और अब बात सियासत की। विधानसभा चुनाव को अब महज 6 महीने बचे हैं। बीजेपी ने राजस्थान में अपना अध्यक्ष बदला, अब बारी नेता प्रतिपक्ष बदलने की है। लेकिन 23 की जंग के लिए आर पार के मूड में आ चुकी कांग्रेस की क्या है रणनीति, देखते हैं। भारत माता की, भारत माता की। 23 की जंग का शंखनाद। चुनाव से पहले बीजेपी ने बदला सेनापति। 2023 के विधानसभा चुनाव में इस नकारा और बेकारा सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। क्या होगी कांग्रेस की चुनावी रणनीति? पहली बार जो जीते थे हम लोग, पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब 156 जीत के आए थे हम लोग। इस बार मिशन 156 की बात मैं कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है, पता नहीं क्यों। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले ही अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल करके राजस्थान में भाजपा ने साफ कर दिया है कि वो गुजरात मॉडल के ऊपर यहां पर चुनाव लड़ने की रणनीति में जुट गई है। एक तरफ नौजवान लीडरशिप, बदली हुई टीम और साथ ही साथ डैमेज कंट्रोल की भी कवायद। वहां पर अगर दूसरी तरफ कांग्रेस को देखा जाए तो दिल्ली से लेकर के जयपुर तक कांग्रेस अभी अपने बहुत से मुद्दों में उलझी हुई सी नजर आ रही है। हालांकि राहुल गांधी के मसले पर कांग्रेस ने खुद को एकजुट करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन भाजपा की तरफ फिलहाल अपनी चुनावी रणनीति को लेकर के कांग्रेस का कोई कदम आगे बढ़ता हुआ भी नजर नहीं आया है। राजस्थान में चेहरे के बारे में हमने कोई निर्णय नहीं किया है, परंतु श्री अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से सरकार चलाई है जी, वो निश्चित है राजस्थान की जनता बदलना चाहती है। और
राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले हुए बदलाव के बाद बीजेपी पूरे जोश में है। पार्टी हर तरह से डैमेज कंट्रोल में लगी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान ने मोटे तौर पर साफ कर दिया है कि पार्टी सिर्फ और सिर्फ जीत पर फोकस कर रही है। वो निश्चित है राजस्थान की जनता बदलना चाहती है और शायद इसीलिए कांग्रेस हाईकमान उनको अध्यक्ष बनाकर वहां रास्ता साफ करना चाहता है, मगर वो नहीं निकले। अब उनका एक इंटरनल प्रॉब्लम है। मुझे लगता है राजस्थान में बहुत तीनों राज्यों में सबसे बड़े बहुमत से राजस्थान में जीतेंगे। हालांकि सीएम पद के चेहरे का ऐलान करने का इंतजार कर रहे पार्टी नेताओं को अमित शाह के बयान के बाद झटका तो लगा। हालांकि अब इस फैसले को ही पार्टी मानने को तैयार दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मिलकर चुनाव लड़ेगी और जहां तक मुख्यमंत्री का फैसला है वो फैसला संसदीय दल करेगा। ये तो हुई बीजेपी की बात, लेकिन कांग्रेस को शाह के जीत के दावे में कोई दम नजर नहीं आ रहा, तो उनके भी कुछ अपने तर्क हैं। ये तो तय हो गई कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप खुद जानते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जो पाप अब ये कर रहे हैं, अब तक तो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से हर एक मिनट में 4 लोग आत्महत्या कर रहे थे। वहीं एक एक वोट को साधने की रणनीति बनाने वाले अमित शाह हो या बीजेपी का आला कमान, सभी की नजरें सिर्फ उस छोटे से अंतर पर है जिसके कारण पिछले चुनाव में बीजेपी पिछड़ गई थी। आपको बता दें कि बीजेपी को 2018 में हुए चुनाव में 73 सीटों पर जीत मिली थी, पर कांग्रेस से फासला मात्र 1.5 लाख वोटों का ही रहा था। आप और हम सब लोग कोई कारण रहा होगा कि मात्र 1.5 लाख वोटों से हम पीछे रह गए, लेकिन मुझे विश्वास है कि सीपी जोशी अकेला नहीं, ये पूरे मंच का आशीर्वाद और मार्गदर्शन और आपका पूरा समर्थन हम इस 2023 के विधानसभा चुनाव में इस नकारा और बेकारा सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। जहां बीजेपी सत्ता में वापसी के सपने बुन रही है, तो कांग्रेस को सरकार रिपीट होने का भरोसा है और इसकी कमान खुद सीएम अशोक गहलोत के हाथ में है। पहली बार जो जीते थे हम लोग, पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब 156 जीत के आए थे हम लोग। इस बार मिशन 156 की बात मैं कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है, पता नहीं क्यों। बीजेपी के नक्शे कदम पर चलते हुए सीएम गहलोत ने इस बार कांग्रेस के लिए मिशन 156 का दावा कर विरोधी खेमे में हलचल मचाने की कोशिश की है। कल्याणकारी बजट के साथ ही नए जिलों और संभाग का ऐलान कर गहलोत अपने दावे की बुनियाद तो मजबूत करते दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस की एकता का मुद्दा हर हाल में उनके आड़े खड़े दिखता है। यह तो विधायक जो होते हैं वह विधायक ही नेता का चयन करते हैं, इसलिए इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला रहेगा वो विधायक जो चुनेंगे वही सर्वमान्य होगा। वही आम जनता की भी नजर इस फैसले पर लगी हुई है कि भाजपा आला कमान राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष की कमान किसको देता है। एक तरफ ये फैसला जो काफी अहम माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो भाजपा आला कमान का नया फैसला है वो भी 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि साल 2023 में भाजपा ने यह ऐलान कर दिया है कि वो राजस्थान में अपना विधानसभा चुनाव बिना किसी चेहरे के आगे बढ़ाएगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इसी के साथ खबर में दम है।